दोस्तों नमस्कार। आज के करंट अफेयर्स के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग लाइव आ जाइए और आपकी एक क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज 2 दिसंबर है और आज के हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि हम इस करंट अफेयर्स के सेशन में डिस्कस करते हैं एनालिसिस से लेकर के इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन तक। यानी कोई भी न्यूज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो छूटने नहीं पाती है। तो आपका काम है, यानी ये सुबह डेली 7 बजे लाइव आपकी क्लास होती है, तो सभी लोग 7 बजे लाइव जरूर आइए और उसमें अपने अगर कोई डाउट है तो उसका भी आप समाधान कर सकते हैं। तो अब हम सीधे करंट अफेयर्स के टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में न्यूज बनी हुई है, तो अभी इसके पीछे वाले सेशन में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ था, लेकिन अब इसको एक बार फिर से हम होलिस्टिक वे में इसको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आप कहेंगे सर बताइए ये कौन सी न्यूज है जिसको इतना यानी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में 24 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा, 24 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये लचित दिवस के रूप में मनाया गया। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये बताइए ये लचित दिवस क्यों मनाया गया। तो ये 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया गया और यहां पर एक कहा जाए एक कई युद्ध हुए भारत में, लेकिन उनमें से एक प्रमुख युद्ध आपको हम बताएंगे आगे चल करके, सराय घाट का युद्ध। जो सराय घाट पूर्वोत्तर भारत में आज का जो असम आप देखते हो, और असम में भी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के किनारे एक युद्ध हुआ जिसे सराय घाट के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध कब हुआ इसकी हम आगे चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो यह युद्ध कब होता है, तो यह युद्ध 1671 में होगा और इस युद्ध में जो सेनापति थे यही लचित बरफुकन साहब, सेनापति लचित बरफुकन के द्वारा जो ये युद्ध हुआ 1671 में, इस युद्ध में बुरी तरह से किसको पराजित कर दिया। तो इस समय मुगल काल है और मुगल काल में शासन किसका है, तो ध्यान दीजिएगा इस समय मुगल काल में औरंगजेब, और औरंगजेब ने किसको यहां भेजा हुआ था, तो किसको, मीर जुमला को। तो मीर जुमला इस युद्ध में सराय घाट का जो युद्ध हुआ उसमें मुगल बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। तो ये आपका इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार 24 नवंबर को ही क्यों चुना गया, क्योंकि 24 नवंबर 1622 को, कब, 24 नवंबर 1622 को किसका जन्म हुआ था, इन्हीं लचित जो सेनापति थे लचित बरफुकन साहब का क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और इनके आगे इसी में एक किस वंश से संबंधित थे, तो ध्यान दीजिएगा अहोम वंश, अहोम वंश से संबंधित थे। असम में एक लंबे समय तक लगभग 600 वर्ष तक, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1228 से लेकर के 1826 तक ये समय आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, लगभग 600 वर्षों तक असम में अहोम वंश के द्वारा शासन किया जाता है। अब बात ये आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि ये अहोम वंश के कब कब कैसे कैसे राजा हुए, तो इसकी स्थापना किसने किया था, तो सुकाफा, किसने, सुकाफा के द्वारा अहोम वंश की स्थापना की गई थी। और आगे चलकर यानी पहला राजा जो अहोम वंश का हुआ वो कौन था, सुकाफा। और सुकाफा के बाद अगले जो राजा बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते, तो सुकाफा के बाद अगले जो राजा बनाए गए तो आपका ये यहां पर देखिएगा कौन अगले राजा बनाए गए, ये प्रताप सिंह। अगले राजा कौन, तो ये 1603 से लेकर के 1641,
तो सबसे पहले हमने अभी तक आपको क्या बताया कि असम में अहोम वंश की स्थापना सुकाफा के द्वारा की जाती है। और आगे चल करके कौन इसके राजा बनते? प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह कब से कब तक? तो 1603 से लेकर के 1641 के बीच यहाँ के राजा कौन होते हैं? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह रहते हैं और इसी प्रताप सिंह के शासनकाल में पहली बार यहां पर मुगलों के द्वारा पहला अटैक किया गया था। और ये 1615 में असम पर हमला बोले और ये असम में अहोम वंश पर कब्जा करने की कोशिश मुगलों के द्वारा की जाती है और असम के अधिकांश भागों पर कब्जा भी कर लिया जाता है। ये यानी कुल मिलाकर के प्रताप सिंह, जब प्रताप सिंह 1641 से लेकर 1603 से लेकर 1641 तक प्रताप सिंह के यानी शासनकाल में अहोम वंश पर पहला अटैक होता है। अब मुगलों को लगा कि हम तो ये जो असम है पावरफुल बन के उभर रहा, अहोम वंश पावरफुल बन के उभर रहा, इसको क्या करना होगा? यानी इस पे अटैक करके इसको अपने भूभाग में मिलाना होगा। यही सोच करके यानी अगला कौन? तो मुगल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। किसको? मीर जुमला को। यहां पर आपका ये लिखा आ रहा होगा कौन? मीर जुमला को क्या किया जाता है? अगला मुगल सूबेदार नियुक्त किया जाता है। बंगाल का क्या बनता है? सूबेदार बनता है मीर जुमला। और ये औरंगजेब इस समय क्या बन चुका है? मुगल काल में यानी शासक बन चुका है। और उसके द्वारा अब जिम्मेदारी किसके कंधों पे दी गई? मीर जुमला कि कुछ भी हो अहोम वंश पे हमला बोलो, उसको पराजित करो और उसको मुगल साम्राज्य में हर हालत में आपको मिला लेना है। ये जिम्मेदारी किसके कंधों पे दे दी गई? ये जिम्मेदारी मीर जुमला के कंधों पे डाल दी गई। और फिर मीर जुमला के द्वारा क्या किया जाता है? 1662 में असम पर हमला फिर से बोला जाता है। यानी एक 1615 में पहला मुगलों का अटैक हुआ और फिर अगला कब? मीर जुमला के द्वारा, जो बंगाल का सूबेदार था, इसके द्वारा 1662 में क्या किया जाता है? असम पर हमला किया जाता और इसमें गुवाहाटी को मुगलों के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया। यानी कि जो अहोम वंश के राजा हैं वो मुगलों का सामना नहीं कर पाए, पराजित हो गए। जब पराजित हो गए तो अब आगे चल करके इस समय हमने कहा जब पहला हमला हुआ 1603 से लेकर 1641 के बीच, तो कौन था? प्रताप सिंह राजा थे। प्रताप सिंह राजा थे। लेकिन दूसरा जब मुगलों के द्वारा अहोम वंश पे हमला किया गया तो इस दौरान कौन यहां का राजा है? तो यहां इस समय कौन है? जयध्वज सिंह। जयध्वज सिंह, जयध्वज सिंह यहां के राजा हैं। तो जयध्वज सिंह के द्वारा 1663 में जब पराजित यानी दूसरी विदेशी शक्ति के द्वारा आप जब पराजित हो जाते हो या दूसरा कोई आप पर हमला करे, वो जीत जाए और हार जाए, तो आपको उसकी शर्तों के अनुसार चलना पड़ता है। और यहां पर भी यही हुआ। आप कहेंगे क्या हुआ? तो यहां पर जब यानी कौन है? जयध्वज सिंह पराजित हो गए। जयध्वज सिंह युद्ध पराजित हो गए तो कहा जाता है कि 1663 में, यहां पर देखिएगा 1663 में एक शर्मनाक संधि, अपमानजनक संधि करनी पड़ी और कहा जाता है कि जयध्वज सिंह को अपनी पुत्री को हरम में भेजना पड़ा। अपनी पुत्री को हरम व्यवस्था, ये बताएंगे आपको जब ये इतिहास वाला होगा क्लास, तो इसमें आपको बताया जाएगा। अपनी पुत्री को हरम में भेजना पड़ा और 20,000 तोला सोना, 3 लाख तोला चांदी और कहा जाता है कि 130 हाथी। 20,000 तोला सोना और कितना? तो आगे 3 लाख, 20,000 तोला सोना, 3 लाख तोला चांदी और 130 हाथी कहां किसको सौंपने पड़े? तो इसमें जो अहोम वंश के राजा थे जयध्वज सिंह, इनको मुगल के हवाले करने पड़े। तब जाकर के क्या एक जो 1663 में संधि हुई, ये अत्यधिक शर्मनाक संधि थी। लेकिन इतना अंदर से जयध्वज सिंह इस यानी जो शर्तें पूरा किया, इसको लेकर के अंदर ही अंदर उसका मन कौंध रहा था। अंदर से तरफ निकल रही थी कि काश हमारी भी सेना इतनी मजबूत होती,
कुछ हमारे पास भी ऐसा होता कि इन जो हमारे साथ ये हुआ है अन्याय, अब पूरी तरीके से अत्याचार हुआ, इसका हम भी मुंह तोड़ जवाब दे पाते और ये आगे चल करके इनका उत्तराधिकारी जय ध्वज सिंह का कौन बनेगा? अब बनेगा चक्रध्वज। अभी तक हम जो आप बात कर रहे थे, यानी किसकी? लचित बरफुकन की, उनका संबंध वो कहां, किसका, कौन राजा था जिनका सेनापति था? तो यही जो चक्रध्वज सिंह है, चक्रध्वज सिंह का सेनापति था। यहां तक अब क्लियर हो चुका होगा। अहोम वंश की स्थापना पूछे तो सुकाफा के द्वारा की गई थी और सुकाफा के बाद हमने कहा कि सबसे पहले यहां पर अगला जो प्रतापी शासक बनता है, नाम ही उसका प्रतापी से प्रताप सिंह था। 1603 से 1641 रहता है, लेकिन इसी के बाद पहला मुगल अटैक 1615 में हुआ। अगला यानी प्रताप सिंह के बाद फिर कौन बना? तो हमने कहा जयध्वज सिंह शासन करता है और जयध्वज सिंह के शासन काल में ही क्या होता है, यानी अगला अटैक होता है। और वो अटैक क्या होता है? 1662 में होता है। और अब अटैक कौन करता है? तो मुगल ही करते हैं। और अब जिम्मेदारी हमने कहा बंगाल के सूबेदार मीर जुमला के द्वारा, मुगलों के द्वारा दी गई। और औरंगजेब का इस समय क्या है? शासनकाल है। लेकिन जय ध्वज सिंह यानी 1663 में जो अपमानजनक संधि किया उसको झेल नहीं पाया, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी जय ध्वज सिंह के बाद अगला जो अहोम राजा बनता है उसका नाम होता चक्रध्वज सिंह। जैसा नाम वैसा इसका काम ही होगा। और ये चक्रध्वज सिंह के द्वारा अब क्या किया जाएगा, यानी मुगलों का डटकर मुकाबला किया जाएगा। तो जब ये चक्रध्वज बना तो आप ऊपर वाले स्लाइड पे आइए, तो हमने अब यहां जो आपको चक्रध्वज यहां देखिए लिखा क्या है। चक्रध्वज सिंह के सेनापति कौन थे? तो अभी लचित बरफुकन इन्हीं चक्रध्वज सिंह के क्या थे? इनके सेनापति थे। तो 1669 की बात है, यानी 1669 में मुगलों के द्वारा एक बार फिर से क्या किया जाता है? अहोम वंश पर हमला बोल दिया जाता है। अब अहोम वंश पर हमला हुआ तो अब बुरी तरीके से अहोम वंश का जो राजा था वो चक्रध्वज पराजित हो गया। 1669 के यानी कौन से? तो हमने कहा मुगलों के द्वारा जो अहोम वंश पे हमला किया गया वो बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। अब चक्रध्वज जब पराजित हो गया तो ये भी पराजय को झेल नहीं पाया, हार को झेल नहीं पाया और इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो चक्रध्वज के बाद यानी अगला जो यहां का अहोम वंश का राजा बना वो बना उदयदित्य सिंह। कौन बना? उदयदित्य सिंह। और इसी उदयदित्य सिंह में अब देखिए, कहते नहीं है कि जब विपत्ति आती है तो एक द्वार से नहीं, जितने द्वार हैं, जितने चारों तरफ से, यानी जब भी विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है। और इस दौरान भी हुआ, एक तरफ बेचारे कौन? चक्रध्वज सिंह ने हार को झेल नहीं पाया और उनकी 1669 में मृत्यु हो गई। और अगला जो अहोम राजा बना वो कौन बना? उदयदित्य सिंह बनता है। और उदयदित्य सिंह के द्वारा अब क्या किया जाएगा, यानी अभी भी सेनापति कौन है, यानी एक पावरफुल सेनापति, सूझबूझ वाला सेनापति लचित बरफुकन साहब हैं। लचित बरफुकन साहब अगर हैं तो, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो ये एक गंभीर बीमारी से क्या हो गए? ग्रस्त हो गए। अब ऐसी स्थिति में जो अन्य सेनाएं थी वह युद्ध के मैदान में जाती हैं, लेकिन मुगल सेना काफी पावरफुल थी, काफी मजबूत थी। ऐसी कंडीशन में युद्ध की शुरुआती स्तर पर ही जो अहोम वंश की सेना थी उसके पांव उखड़ने लगे। और जब ये खबर भिजवाई गई उदयदित्य सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? उदयदित्य सिंह के द्वारा, तो ये जो बीमारी से ग्रस्त थे लचित बरफुकन साहब, ये अपने पूरे के पूरे जोश में आते हैं और युद्ध के मैदान में बीमार होने के बावजूद युद्ध के मैदान में डटकर
मुगलों से क्या करते, मुकाबला करते हैं। और जब अब जो मुकाबला किए, इसी युद्ध को किस नाम से जाना जाता, ये युद्ध होता है 1671 में, और ये काफी अब चर्चा में रहा। इसको सरायघाट के युद्ध के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, 1671 में जो युद्ध हुआ, इसी को सरायघाट के युद्ध के नाम से जाना गया, और यह ब्रह्मपुत्र की घाटी पर हुआ। इन्होंने पहले शुरू में इनको भी लग रहा था कि हमारी सेना कमजोर है, तो हम सीधे मुगलों को पराजित नहीं कर पाएंगे। तो छापा मार युद्ध की स्थिति, जिसे गुरिल्ला युद्ध के नाम से जाना जाता है, लुक छिप कर मौका पाकर हमला करना, यह कहलाता है गुरिल्ला वार। तो इन्होंने शुरुआत में गुरिल्ला वार की टेक्निक्स को अपनाया, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने क्या स्थल से युद्ध ना करने का निश्चय किया, इसीलिए ब्रह्मपुत्र की घाटी का चुनाव किया, क्योंकि इनको पता था कि मुगल सेना स्थल पे अच्छे से यानी मुकाबला कर सकती है, लेकिन जल में बहुत ज्यादा इसको अनुभव नहीं है। तो इन्होंने जल के माध्यम से यानी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है उसमें पूरी स्ट्रेटजी बनाई, और फिर मुगल सेना को बुरी तरीके से मात दे दिए। सराई घाट के युद्ध में 1671 में मुगल सेना बुरी तरीके से लचित बरफुकन के नेतृत्व में अहोम वंश की सेना से पराजित हो जाती है, और इस प्रकार मुगलों का जो सपना था अहोम वंश को मिलाए जाने का, वो सपना चकना चूर हो जाता है, और आगे चल करके अहोम वंश अपना और अधिक यानी प्रभाव जमाता है, और अंततः इसी जो अहोम वंश है, आगे अहोम वंश अंग्रेजों का काल आएगा तो ब्रिटिश के द्वारा, कब इसको, तो 1826 में इसे किस संधि से मिलाया जाएगा, तो यांडबू। कौन सी संधि हुई थी, तो यांडबू की संधि से। मॉडर्न हिस्ट्री में जरूर आपने पढ़ा होगा, यांडबू की संधि के माध्यम से 1826 में अहोम वंश को फिर ब्रिटिश साम्राज्य में हुकूमत में मिला लिया जाता है। इस प्रकार जो अहोम वंश है, ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी घाटी व उसके आसपास के समीपवर्ती क्षेत्र में 1-2 साल नहीं बल्कि कितने, तो लगभग ये कितने 600 वर्षों तक यानी 1228 से लेकर के 1826 तक का इसकी यात्रा रहती है, शासनकाल रहता है। तो ये एक टॉपिक था, हमने पूरी तरीके से आपको क्या समझाने की कोशिश की, और अब यकीन मानिए कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी के अंदर से पूछे जाने की पूरी क्या है संभावना है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला दूसरा टॉपिक है, तो इसमें आप दूसरे टॉपिक पे आइए। अभी ये आपके इंफॉर्मेटिव है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमसे आप पूछेंगे तो कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया, यानी वैसे तो आपको पता है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती पर मनाया जाता, और कब मनाया जाता है तो आपको पता 29 अगस्त को। कब मनाया जाता, 29 अगस्त को। लेकिन इस बार और इसी दिन खेल पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं, जिनमें कई प्रकार के, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है यानी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा, खेल रत्न पुरस्कार। और खेल रत्न पुरस्कार सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस बार का जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया केवल एक प्लेयर को दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये किसको दिया गया, टेबल टेनिस के प्लेयर कौन है, शरत कमल अचंता। शरत कमल अचंता साहब को क्या किया गया, यानी ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, इनको खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया। अब दिया गया तो ये इनको कौन, तो आपको पता है राष्ट्रपति के द्वारा यानी ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो इनमें इस पुरस्कार के अंतर्गत इनको कितने 25 लाख रुपये, एक पदक, एक सम्मान पत्र यानी इसको मिला है। तो सबसे ज्यादा धनराशि जो दी जाती है एक खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत ही दी जाती। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य के बाद अन्य यानी पुरस्कार भी वितरित किए गए, जिनका हम इसके पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो पीछे वाली वीडियो में आप
उसमें जाके देख लीजिएगा या एक बार लिस्टिंग पे नजर जरूर दौड़ा लीजिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको यहां लिख दिया। तो ये मनिका बत्रा के बाद ध्यान दीजिएगा, ये क्या पहले प्लेयर हैं जिनको ये खेल रत्न पुरस्कार मिला? जी नहीं, मनिका बत्रा के बाद ये टेबल टेनिस के क्या हैं, दूसरे प्लेयर हैं जिनको कौन खेल रत्न पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। क्या किया गया? खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप पूछेंगे कि अगर इनको खेल रत्न पुरस्कार मिला है तो जाहिर सी बात है इनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो शरद कमल है ये 2022 का जो बर्मिंघम कहां यानी बर्मिंघम, कहां बर्मिंघम, तो ये कहां हुआ था? बर्मिंघम जो ये बर्मिंघम में कौन हुआ था? कॉमनवेल्थ बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ में कितने? 3 गोल्ड, 1 2 नहीं, 3 गोल्ड और कितने? 1 सिल्वर पदक इन्होंने जीता था। 3 गोल्ड व 1 सिल्वर पदक इनके द्वारा जीता गया। तो अब ऐसा आउटस्टैंडिंग इनका कंट्रीब्यूशन था देश के प्रति, इसीलिए सम्मान में इनको क्या किया गया? खेल रत्न पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। बात समझ में आई? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला आपका अगले न्यूज की ओर चलते हैं। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कह लीजिए या इस समय की प्रमुख समस्या भी मान सकते हैं। और क्यों? क्योंकि समस्या इसलिए है क्योंकि बीमारी तो है ही, साथ में उससे ज्यादा जो सामाजिक स्तर पर उससे ग्रस्त जो लोग हैं उनको दंश झेलना पड़ता, इसलिए और ये गंभीर यानी क्या बन जाती है? समस्या बन जाती। यानी हर साल 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता? वर्ल्ड एड्स डे यानी विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो अब इसकी पहली बार कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो ये एड्स दिवस मनाए जाने की शुरुआत 1988 में पहली बार की गई थी और 2020 की। हर साल कोई ना कोई थीम रखी जाती। हमने अभी कहा कि इनको जिनको भी एड्स हो जाता है यानी उन मरीजों को माना जाता है समाज का सबसे, उनको निकृष्ट की दृष्टि से देखा जाता है, जिससे वो सम्मान पूर्वक यानी वो समाज में अपना जीवन नहीं जी पाते। गरिमायुक्त जीवन जीने की बात तो हटाइए, वो एक साधारण मानव जो जीवन जीता है वैसा भी वो जीवन नहीं जी पाते, यानी उनका नरकी जीवन बन जाता है। तो इसीलिए वो भी सम्मान के साथ जी सके, वो भी हम जैसे हैं, हमारे समान ही है। तो इसीलिए इस बार की 2022 की थीम क्या रखी गई? इक्वलाइज। इक्वलाइज का मतलब समानता। इक्वलाइज का मतलब क्या होता? समानता, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता स्थापित करना, समान को बनाना, यानी वो समान है ही, हम हैं कि सामाजिक रूप से हम क्या उनको क्या करते हैं? अपने से यानी निकृष्ट मान के चलते हैं। तो 2022 की जो थीम भी ध्यान रखिएगा, इक्वलाइज यानी रखी गई। अब बात आती है कि जो एड्स होता है ये किससे होता है? तो ये एचआईवी वायरस से होता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? यानी क्या फुल फॉर्म है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या सिंड्रोम। तो एचआईवी वायरस की वजह से जो एड्स फैलता है, ये ध्यान रखिएगा, ये वायरस से फैलता है। और किस वायरस से? एचआईवी, जिसकी फुल फॉर्म हमने क्या कहा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। आप कहेंगे कि सर ये बताइए क्या इसको रोकने के लिए क्या कोई प्रयास नहीं किया गया या नहीं किया जा रहा? तो जी हाँ, इसको रोकने के लिए कई प्रयास किए गए हैं और भारत सरकार के द्वारा और वैश्विक स्तर पर भी WHO के द्वारा एड्स उन्मूलन के लिए कई टारगेट सेट किए गए हैं। भारत सरकार भी इसमें, चूंकि एक गंभीर समस्या है एड्स की, इससे मरने वालों की संख्या, क्योंकि एड्स जो होता है यह हमारे जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र, उसको बिल्कुल खोखला कमजोर कर देता है। तो इसके लिए यानी इसी के लिए रोकने के लिए क्या किया जाता? सबसे पहले यानी ये फर्स्ट फेज के रूप में 1992 में, ये बात कब की है? 1992 में पहले फेज में क्या किया जाता? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे शॉर्टकट में NACP कहा जाता है। तो ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लाया जाता है 1992 में, जिसके अंतर्गत एक कम्प्रेहेंसिव प्रोग्राम के रूप में इसे लॉन्च किया जाता, जिसका उद्देश्य होता है भारत में जो एड्स फैल रहा है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो HIV या एड्स को कंट्रोल
व प्रिवेंशन यानी इसके रोकने के लिए और नियंत्रित करने के लिए 1992 में जो प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया उसी को NSCP यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अब एक कई फेजों में क्या किया गया, यानी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो चल रहा है इसको टारगेट सेट करते हुए इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्लियर था, उद्देश्य साफ था। उद्देश्य क्या क्लियर था कि किसी भी तरीके से भारत में जो व्यापक स्तर पर एड्स फैल रहा है इसके प्रसार को कंट्रोल कर दिया जाए, प्रिवेंट कर दिया जाए। तो अगले क्या होगा, सेकेंड फेज में, यहां देखिएगा, यानी पहला फेज, फर्स्ट फेज में 1992 में, सेकेंड फेज में फिर कब लॉन्च किया गया तो ये 2007 में, और थर्ड फेज में कब लॉन्च किया गया तो ये आपका सेकेंड फेज में कब लॉन्च किया गया 1999 में, और ये थर्ड फेज में लॉन्च किया गया 2007, और ये फोर्थ फेज में 2012, यानी 4 फेजेज में ये लॉन्च हुआ है। पहला फेज पूछा जाए, पहला चरण पूछा जाए तो 1992 जिसको आपने अभी समझा ही, फिर अगला फेज 1999, फिर अगला फेज 2007, और सबसे लास्ट फेज आपका कौन है 2012 जिसे किस नाम से जाना जाता NACP फोर्थ फेज के नाम से इसे जाना जाता है। NACP फोर्थ फेज के नाम से जाना जाता, यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चौथा जो 2012 से चल रहा है। कब से चल रहा, ये 2012 से चल रहा है, और इसमें उद्देश्य समझिएगा, इतने ये एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आए तो इनका प्रभाव क्या रहा है। जब भी हम कोई प्रोग्राम, कोई इनिशिएटिव लेकर आते हैं तो देखते हैं कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव क्या रहा है। तो ये जो अभियान हमने बताया, ये सब ये लाए गए, तो इसका रिजल्ट ये देखने के मिला कि जो नए इन्फेक्शन नए एड्स जो मरीज थे, नए आने की बजाय, ज़्यादा होने की बजाय 2007 में थर्ड फेज था। 2007 से जब हम 2007 से हम जब तुलना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा पहला फेज 92, सेकंड फेज 99, थर्ड फेज 2007 और चौथा फेज 12, तो इसीलिए ये 2007 से यहाँ कंपेयर किया जा रहा। 2007 की तुलना में 50% इन्फेक्शन में कमी देखी गई। कितनी, 1-2% नहीं, 50% क्या देखी गई, कमी देखी गई। और जो अभी इसी में कहा गया, भाई कोई एड्स से अगर मरीज है और उनकी जो केयर कर रहा, उनकी देखभाल जो कर रहा, तो उनके लिए भी क्या होना चाहिए, केयर एंड सपोर्ट। जो एड्स से ग्रस्त यानी मरीज हैं, अगर उनकी कोई देखभाल कर रहा तो उनको कंप्रेहेंसिव सुविधाएं भी, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये भी इसमें क्या किया गया, यानी इसमें तभी तो मोटिवेशन उनमें भी आएगा कि हम इन मरीजों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमको भी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अब हम बात करें तो हमने क्या बताया कि भारत में अगर तुलना किया जाए तो कितने, 2007 की तुलना में कितने, तो 2007 की तुलना में एक काफ़ी गिरावट देखने को मिली। साथ में नए HIV इन्फेक्शन में कितनी, तो ये 2010 से और 21 के बीच हम तुलना करते हैं, तो ये डेटा याद रखिए, क्योंकि यहाँ वैश्विक स्तर से भी तुलना की गई है। तो 2010 और 21 के दौरान भारत में जो एड्स के मरीज हैं इनमें और ज़्यादा गिरावट आई, ये 46%, 46% गिरावट आई, जबकि वैश्विक स्तर पर ऑन एवरेज जो एड्स के मरीजों में गिरावट देखी गई वो कितनी थी, वो मात्र 32% थी। तो यानी भारत ने काफ़ी हद तक एड्स जो फैल रहा था उस पर कंट्रोल किया है। लेकिन अभी भी ये संख्या 32% कोई कम संख्या नहीं होती। तो भारत में 2010 और 2021 की, यानी एक लगभग 10 सालों के दौरान 46% की गिरावट देखी गई। एड्स से मरने वालों की संख्या यानी मोर्टेलिटी रेट कितनी थी, भारत में 76% गिरावट, 1-2 नहीं, 76% भारत में गिरावट देखी गई, जबकि वैश्विक स्तर पर मात्र 52% एक गिरावट। तो इसमें जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनमें भी गिरावट देखी गई, कितनी, भारत में 2010 और 2021 के बीच ये अध्ययन किया गया, स्टडी की गई। तो हमने आपको क्या बताया, भारत में कितनी, 46% की गिरावट, जबकि वैश्विक स्तर पर मात्र 32%।
मरने वालों की संख्या भारत में 76% गिरावट, जबकि वैश्विक स्तर पर 52% की गिरावट देखी गई है। तो ये आप इन डेटा का ध्यान रख सकते हैं। चुनौतियां क्या भारत में, कोई भी क्वेश्चन निबंध में, वहां भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली फिर आपकी अगली न्यूज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम है, लेकिन ये अभी पीआईबी में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि इसके द्वारा समय समय पर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया ही जाता है। और ये कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए भारत में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी होती है तो किसानों की होती है। इसीलिए आपने देखा कि किसानों के द्वारा, चूंकि उनकी फसल का भी अता पता नहीं होता कि कब ओला, कब बारिश, कब मवेशी जानवर आ जाएं, फसल को चौपट कर जाएं, तो वो क्या कहाँ जाएं, किसी से भी यानी उम्मीद नहीं कर सकते सहायता पाने की। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा 2016 में एक स्कीम लेकर आई जाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप कहेंगे क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको क्या पहली बार लाया गया? आंसर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पहली बार नहीं लाया गया, बल्कि इसके पहले से जो दो इंश्योरेंस से ही संबंधित थी, यानी फसल क्रॉप इंश्योरेंस से संबंधित थी, लेकिन उनका एक कहते हैं कि स्कीम को बिल्कुल फ्लैगशिप के रूप में लॉन्च करना, ताकि सभी लोग जो उसके लाभार्थी हैं वो फायदा उठा सकें। तो जो ये स्कीम है ये कब आती है? ये 2016 में आती है। मंत्रालय पूछे तो नाम से ही पता चल रहा, कृषि और किसान मंत्रालय। कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा इस स्कीम को लाया जाता। इसमें दो स्कीम को मर्ज किया जाता। 1999 में एक स्कीम शुरू की गई थी, जिसे किस नाम से जाना जाता? जिसे किस नाम से जाना जाता? जिसे नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जाना जाता। और दूसरी यहाँ ये एम लगा है, तो ये कुछ नहीं, इसके आगे मॉडिफाइड लगा दीजिए, मॉडिफाइड, बाकी पूरा फुल फॉर्म सेम है। और ये मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम कब लाई गई थी? 2010 में लाई गई। फिर यानी NAIS और MAIS इन दोनों को मर्ज किया जाता है और 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया जाता है। इसमें कौन कौन शामिल हैं? तो इसमें जिनके पास जमीन होती है, यानी जमीन होल्डर, वो तो शामिल ही हैं, किसान भाई। और किसान के साथ साथ इसमें पहली बार हुआ टेनेंट्स फार्मर, जो अब अधिया, गांव में इसको क्या बोलते हैं? अधिया पर किराए पे जो जमीन लेकर खेती करते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। काश्तकार को भी शामिल किया गया साथ में, यानी ये शेयर क्रॉपर का मतलब जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर साझे में फसल को उगाते हैं, अगर उनमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो इसमें शामिल किया गया। अब इसमें है कि बीमा कैसे होगा? तो इसमें कहा गया जो प्रीमियम की राशि रखी गई, ये बहुत कम रखी गई है। कितनी रखी गई? खरीफ, चूंकि खरीफ में बरसात होती है तो इसमें नुकसान होने के चांसेस सबसे ज्यादा। तो ये इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका 2016 के पेपर में, आगे भी कभी भी पूछा जा सकता है। तो जो प्रीमियम की राशि है खरीफ फसल के लिए ज्यादा है, यानी रबी की तुलना में। तो कितनी ज्यादा? रबी से अगर आप कंपेयर करते हैं तो 0.5% ज्यादा है। तो ये कितनी है? 2% खरीफ की फसल के लिए। रबी की फसल के लिए 1.5%। जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं या बागवानी फसलें हैं, हार्टिकल्चर क्रॉप है, उसमें कितना? तो उसमें 5% रखा गया। कितना? 5। तो 3 दरें इसमें निर्धारित की गई। अगर आप की खरीफ की फसल है तो 2%, रबी की फसल है तो 1.5%, और कोई कमर्शियल या हार्टिकल्चर बागवानी फसल है तो कितना? 5% यानी इसमें रखा गया। उद्देश्य क्या है? तो हमने पीछे भी बताया उद्देश्य क्या है। तो चूंकि लोग अन्य बीमा तो करवा लेते, फसल बीमा इंश्योरेंस कवरेज कोई एग्रीकल्चर का नहीं करवाता, तो पहले तो जब ये स्कीम आ गई तो ज़्यादा किसान इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सामने आए और इंश्योरेंस का कवरेज हुआ। तो उद्देश्य इसका क्या था? इंश्योरेंस कवरेज यानी बीमा का जो फैलाव है उसको क्या करना? ज़्यादा करना। दूसरा, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ फेल्योर
एट ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड एरिया, यानी कोई भी अधिसूचित अगर क्रॉप्स है, फसल है, अगर उसमें किसी भी कैलामिटीज की वजह से किसी भी ऐसी कोई अचानक बहुत सारी आपदाएं होती हैं, जिनमें प्राकृतिक आपदाएं या मानव निर्मित आपदाएं भी हो सकती हैं, कोई जानवर ही आ गया फसल खा गया, या फिर ओला हो गई, वर्षा हो गई और उसमें फसल क्या हो गई यानी चौपट हो गई, तो ऐसी कंडीशन में इसका उद्देश्य ही था कि इंश्योरेंस कवरेज को इंक्रीज करना और सपोर्ट देना, यानी वित्तीय सपोर्ट देना। अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज होती है, प्राकृतिक कोई आपदा घटित होती है, साथ में अपशिष्ट पेस्ट का मतलब क्या हुआ, कोई कीट पतंगे और छोटे छोटे जो पेस्ट की वजह से फसल को नुकसान पहुंचता है, या कोई फसल में बीमारी लग जाती है और पूरी के पूरी यानी फसल क्या हो जाती है, चौपट। तो इसमें क्या सब कुछ शामिल किया गया, यानी प्राकृतिक आपदाएं, अगर इसको और हम आपको बताएं तो जो प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं वो शामिल हैं, और साथ ही मानव निर्मित आपदाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें वर्षा हो गया, ओलावृष्टि हो गई, या इसी प्रकार के कोई अन्य आगजनी हो गई और उसमें फसल अगर नुकसान हो जाती है तो इसमें उसको भी शामिल किया गया है। तो ये इसका उद्देश्य था। दूसरा, अब इसको इसलिए लाया गया, किसानों की हमने कहा सबसे ज़्यादा अगर इस भारत में देखा जाए अनिश्चित स्थिति में कोई रहता है, कुछ अता पता नहीं रहता, वो किसान, उनकी आय का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता कि कितनी आय उनकी क्या यानी फसल से होने वाली है। तो इसीलिए आय भी सुनिश्चित हो, आय की सुनिश्चितता के लिए भी इसे लाया गया। तो यहाँ पर पॉइंट भी आपके सामने लिखा है, टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स, किसानों की आय की स्थिरता सुनिश्चित करना। अगला, टू इनकरेज द फार्मर्स टू एडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। आज भी आप देखते हो भारत में भले ही ये यानी 70% से ज़्यादा किसान भाई फसल यानी कृषि कार्यों में लगे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो कृषि कार्य किया जाता है वो ट्रेडिशनल बेस पे है, परंपरागत रूप से है, और परंपरागत रूप से किए जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ना तो पैदावार ले पाते हैं और ना ही अपनी फसल को कीट पतंगों व अन्य प्राकृतिक विपदाओं से यानी रोक पाते हैं। तो इसीलिए कहा गया, जब किसान भाई नवाचारी नई लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनी कृषि पैदावार में यानी अपनाएंगे और साथ में आधुनिक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से कृषि करेंगे, तो उनकी केवल आय ही नहीं बढ़ेगी, उनकी जो ये आय अनिश्चितता है वो भी क्या काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। इसके अलावा यानी जो इनका इसके आप देखो, जो किसान होते हैं जब बैंक के पास जाते तो बैंक भी अनिच्छुक होते हैं इन्हें कर्ज देने से, लोन देने से, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ अता पता नहीं है कि कब पैसा वापस होगा, एनपीए कब कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने क्या बताया अनिश्चित स्थिति में होते किसान भाई होते हैं। तो इसीलिए इनका जो फ्लो ऑफ क्रेडिट होता है वो भी बहुत कम होता, बैंकों से मिल नहीं पाता। मजबूरी में फिर क्या होता है, ये अपने आसपास पड़ोस के जो महाजन सूदखोर होते, जो काफ़ी ऊंचे दर पर कर्ज देते हैं, उनके पास मजबूरी में जाते और फिर सूद पर सूद की जिंदगी से ग्रस्त होते, और अंततः आप देखते हो ना जाने कितने किसान भाइयों के द्वारा सुसाइड किया जाता है। ऋणग्रस्तता, इंडेप्टेडनेस में इतना ज़्यादा ये ऋणग्रस्त हो जाते हैं कि अंततः एक ही ऑप्शन सोचता है कि अपने आप को समाप्त कर दो। तो सुसाइड जो होता है उसका ये एक जो संस्थागत कर्ज इनका होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी साख इन तक पहुंचनी चाहिए, वो भी नहीं पहुंच रही। तो इसका उद्देश्य आप अन्य पॉइंट लिखोगे, लेकिन ये भी जरूर बताइएगा जब मेंस में कोई क्वेश्चन आए कि फ्लो ऑफ क्रेडिट भी किसानों तक होता रहे, ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक, अब ये उद्देश्य है तो चूंकि बहुत ज़्यादा यानी कृषि में अनिश्चितता होती है और साथ में इसमें जो मध्यस्थ बिचौलिए होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता, सही से यानी आकलन नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का कोई एरर ना होने पाए, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता बनी रहे, और साथ में जो किसान भाई जिसका रियल में फसल चौपट हुई है उनको सहायता भी भारत सरकार पहुंचा दे। तो इसके लिए क्या होगा, यानी एक ट्रांसपेरेंट ओपन
सिस्टम लाना होगा, तो इसके लिए क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा एक ऐप का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता, ऐप का प्रयोग किया जाता। जो ऐप का प्रयोग किया जाता, इस ऐप का नाम क्या है, इसी ऐप को क्रॉप इंश्योरेंस ऐप नाम दिया गया। तो ये कौन सा भारत सरकार कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप लाया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है कि अगर किसी भी कोई भी इवेंट घटना घटित होती है तो उस घटना घटित होने के 72 यानी 24 लगभग 3 दिन के अंदर, जैसे मान लो कहीं ये क्षेत्र था, ये फसल आपकी लगी हुई थी, ये फसल लगी हुई थी और यहाँ ओला गिर गया और फसल पूरी गिर के चौपट हो गई, ओला गिर गया, ओला वृष्टि हो गई। अब ओला वृष्टि हो गई तो ये कहा गया कि अब इसी ऐप के माध्यम से फोटो ले लीजिए। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप में आप क्या 3 दिन के अंदर जो भी अथराइज्ड यानी अधिकारी हैं, कर्मचारी, वो जाएं और 72 घंटे के अंदर, कितने 72 घंटे मतलब 3 दिन के अंदर आपको जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पे करना होगा। तो ये अच्छा ऐप था। तो ये क्या लाया गया, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप। दूसरा, लेटेस्ट से लेटेस्ट क्रॉप डैमेज कितना हुआ है, फसल का नुकसान कितना हुआ है, इसका असेसमेंट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट अत्याधुनिक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग इसमें किए जाने को यानी क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया और किया भी जाता है। तो इसमें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट के माध्यम से यानी क्या किया जाता है, इमेज लिया जाता है। तो कोई फर्जी इसमें अब ये नहीं कह सकता कि नहीं नुकसान तब भी फसल जला के दिखा दिया। तो इसमें क्या किया जाता है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है और मशीन लर्निंग यानी रिमोट सेंसिंग, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग और साथ में हमने क्या बताया यानी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसान भाइयों को जो नुकसान हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से मदद पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल। एक तो क्रॉप इंश्योरेंस के लिए था, 72 घंटे के अंदर आपको फोटो जो भी नुकसान हुआ उसको अपलोड करना होगा। दूसरा हमने क्या कहा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा। और तीसरा कौन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। ये किसके लिए, ये लैंड रिकॉर्ड के लिए। कौन सी फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल में ये पता चलेगा कि लैंड रिकॉर्ड का मतलब हुआ भूमि रिकॉर्ड, यानी कौन सी फसल बोई या उगाई जा रही है। इन सब का एक इंटीग्रेट, एक समन्वित रूप में क्या है यानी डेटा पता भारत सरकार को पता चल जाएगा। अब एक और ध्यान दीजिए, इसके पहले जो भी इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी, फसल बीमा योजनाएं आई थी, उनमें लूप होल्स यही था, उसमें फ्लॉज यही था कि उसमें यानी फसल जब भी चौपट हुई, बो दी गई, नुकसान हुआ, तब के नुकसान को तो शामिल किया जाता था, लेकिन फसल बोने के पहले और फसल यानी कटने के बाद, मान लो फसल कट गई, गेहूं था कट गया और कटने के बाद वो क्या हुआ, आंधी तूफान आया, बारिश हो गई, चौपट। तो पहले की जो क्रॉप इंश्योरेंस फसल बीमा योजनाएं थी उसमें इन सबको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब पहली बार हुआ कि इसमें क्या किया गया, इसमें प्री और पोस्ट हार्वेस्ट, फसल के पूर्व फसल उगाने के पूर्व वाली, पश्चात वाली और दौरान वाली तो पहले थी, तो फसल पूर्व हुआ, फसल बाद की, इसमें जो नुकसान होता है उसको भी क्या किया गया, कवर किया गया। और एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे सकती, गवर्नमेंट की सब्सिडी देने पर कोई भी इसमें अपर लिमिट नहीं आरोपित की गई है, नहीं लगाई गई। अब इसमें आप पीछे भी कहा, इसमें एफिशिएंसी, कुशलता बनी रहे, दक्षता बनी रहे और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसी को सुनिश्चित करने के लिए यानी ये 3 प्रयास और किए गए, यानी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही 3 इसमें प्रयास और किए जा रहे हैं। एक को बिन्स के नाम से जाना जाता है, दूसरे को यशटेक के नाम से जाना जाता है और तीसरा क्रॉपिक।
जब भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एनालिसिस आएगा, आलोचनात्मक परीक्षण आएगा, तो जो ये पॉइंट अब जो आपको हम बता रहे हैं, बिन्स है, यस्टेक है, क्रॉपिक है, इनको जो लिख के आएगा, जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि वो लेटेस्ट से लेटेस्ट जितनी भी यानी डेवलपमेंट हुए हैं उसको बता रहा है। तो इसमें कौन हो गया, बिन्स हो गया, यस्टेक हो गया, क्रॉपिक। तो बिन्स किसके लिए, इसकी फुल फॉर्म से आपको पता चल जाएगा किसके लिए होगा। तो यहाँ वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा एनालिसिस, वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा एनालिसिस, यानी वेदर का मतलब मौसम कैसा होगा, मौसम की सूचना और नेटवर्क डेटा एनालिसिस किया जाए, ताकि किसान भाइयों के नाम से ही पता चला बिन्स हवाएं किस दिशा में चलेंगी, कब आपको फसल की सिंचाई करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कब कटाई करनी चाहिए, इन सब की जानकारी बिन्स के माध्यम से दी जाती है। नाम उसी से इसको यानी कोरिलेट किया गया, हिंदी वाला जो पवन बिन्स चलती हवा उसी के, क्योंकि वही भारत में जो मौसम मानसून आता है उसको तय करती है। तो बिन्स किसके लिए है, तो वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम। दूसरा यस्टेक, यहाँ वाई से हो गया यील्ड माने पैदावार, और एस्टिमेशन आकलन, सिस्टम यस से हो गया सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ये तय करना कि किस खेत में कितनी पैदावार हो सकती है, किसान भाइयों को कौन सी फसल कब और कैसे उगाई जानी चाहिए, इन सब की जानकारी आपको यस्टेक के माध्यम से दी जाती है। अगला है क्रॉपिक। अब जब भी देखो, कई बार आपको ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं ये निबंध वाले में बहुत काम आएगा। जैसे किसान, यही आ जाए आपके निबंध कि 2022 तक किसानों की आय को डबलिंग करने का जो टारगेट रखा गया उस पर आप लिखिए, तब भी आप ये सारे आप कैसे कैसे प्रयास हुए, क्या क्या हुआ, उसको यहाँ भारत सरकार जो कदम उठाए वो कितने सक्सेस रहे, वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो वहाँ, और दूसरी बात आप इसमें और क्वेश्चन आता है कोई कृषि पे आ जाता है, कृषि की संभावनाएं, तो संभावनाओं में एक जब किसानों की स्थिति बता रहे होंगे तो इन पॉइंट को आप, आज के किसान वो पुराने किसान नहीं है, बल्कि आज के किसान आधुनिक व यानी साइंटिफिक तरीके से अपनी फसल का पैदावार कर रहे हैं, जिसमें ये बिन्स यस और क्रॉपिक जैसे लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहाँ भी आप जब ये पॉइंट लिखते हैं तो आपको नंबर औरों की तुलना में ज़्यादा मिलते हैं। तो हमने कौन बताया, बिन्स। दूसरा यील्डिंग एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, ये दूसरा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा है क्रॉपिक, फसल उसी से बना है क्रॉपिक, लेकिन अक्षर इसके अलग, सी से हो गया कलेक्शन ऑफ, आर से हो गया रियल ऑफ रियल, ओ से हो गया ऑब्जर्वेशन एंड क्या हो गया, ये पी से हो गया फोटोग्राफ्स ऑफ, और सी का मतलब लास्ट वाला ये क्राफ्ट्स हो गया। कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन, फोटोग्राफ्स ऑफ क्राफ्ट्स, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफ्स ऑफ क्राफ्ट्स, यानी जब भी नुकसान हुआ तत्काल प्रभाव से। क्रॉपिक किसके लिए है कि जब भी नुकसान हो, कोई भी प्राकृतिक घटना घटित हो, कोई भी एनी इवेंट घटित हो सकता है, यानी जब भी फसल के लिए ओलावृष्टि हुई, वर्षा हुआ, या कोई जंतु फसल को चौपट कर गए, तो तत्काल प्रभाव से रियल टाइम ऑब्जर्वेशन उसका होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कितना नुकसान हुआ। तो रियल टाइम ऑब्जर्वेशन करने के लिए और उसके आधार पे फिर क्या हो, एस्टीमेट हो कि फसल में कितना नुकसान हुआ। तो ये तीन इसमें हैं जो किसानों की आय को जो टारगेट रखा गया है डबल करने का, उसको सुनिश्चित करने में हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। बिन्स हो गया, यस टेग हो गया, और तीसरा क्रॉपिंग हो गया। इनकी फुल फॉर्म क्या है, किसके लिए है, ये भी हमने आपको समझा दिया। बात समझ में आई? तो ये अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब इसमें अगले इसके बाद जो भी टॉपिक है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी भी हम बात करेंगे। अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि भारत के जो फेस्टिवल है, किसकी बात यहाँ हम कर रहे हैं, भारत के फेस्टिवल। इस फेस्टिवल पूरे भारत, चूंकि भारत कहा जाता है डाइवर्सिटी, भारत विविधता वाला देश है। भारत ऐसा विश्व में कोई भी देश नहीं है जहां पर डाइवर्सिटी भारत जैसी पाई जाती हो। इसीलिए भारत में नाना प्रकार के तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पश्चिम भारत हो, चाहे मध्य भारत। आप देखेंगे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि यहाँ पर पूरे साल भर कोई ना कोई तीज त्यौहार होता ही रहता है।
तो यही त्यौहार हम अभी ये चर्चा क्यों बना हुआ, तो अब मेन टॉपिक जो हम आपको बताने वाले हैं, अगला टॉपिक हमारा है जिस पे हमारा डिस्कशन आपसे हम करने वाले हैं, इसका नाम क्या है, भारत के प्रमुख त्यौहार, जिसे फेस्टिवल के नाम से जाना जाता। तो अभी चर्चा में क्यों आया, तो आज हम पूरे भारत के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको एक ही वीडियो में निपटारा करने वाले हैं। तो इसमें कौन, अभी 23rd एडिशन हार्नबिल फेस्टिवल, जो हार्नबिल फेस्टिवल का 23वां संस्करण हुआ, ये कहाँ मनाया जाता, तो अभी ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ का है, नागालैंड का है। नागालैंड में ये मनाया गया और नागालैंड में इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, नागा हेरिटेज विलेज। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता कि नागा हेरिटेज विलेज, नागा विरासत गांव किससे स्थापित किया गया है, तो कौन सा है, किसामा। किसामा ये कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित किसामा, कोहिमा में स्थित किसामा को नागा हेरिटेज विलेज घोषित किया गया। वहीं पर अभी हाल में ही, यानी वहीं पर हाल फिलहाल में जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, इनके द्वारा क्या किया गया, जगदीप धनखड़ साहब के द्वारा हार्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। तो 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में भी कहाँ, तो किसामा को किस नाम से जाना जाता, इसे नागा हेरिटेज विलेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, नागा हेरिटेज विलेज के नाम से जाना जाता है, जो कोहिमा के पास स्थित है। इसी को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता, त्योहारों का त्यौहार। इसे किस नाम से जाना जाता, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर इसी हार्नबिल से संबंधित यानी के दौरान यहाँ के जो लोग होते हैं वो पारंपरिक वेशभूषा में उनके द्वारा डांस से सब किया जाता। उसी में से अपने सिर पर एक मुखौटा लगाया जाता है और जो मुखौटा लगाया जाता यानी सुरक्षा कवच, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जा सकता, तिसी इफी पूछेगा कि तिसी इफी क्या है, तो ये हेड गियर है। हेड गियर का मतलब सिर पर लगा लिया जाता, तो ये आपका बाद में फिर क्या किया जाता है, ये ट्रेडिशनल नागा हेड गियर्स है जो हार्नबिल त्योहार के दौरान इसे पहना जाता है। तो ये तिसी इफी 2-3 बार बोलिएगा, तो आपका ये ऐसे टर्मोलॉजी यूपीएससी खासकर पूछता है। और अब स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा रहा है। दूसरा है अमूल काक्सा। क्या है अमूल काक्सा, तो ये साल होता है, नागा के द्वारा ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से जो बनाया जाता साल, उसी को अमूल क्या कहा जाता, अमूल काक्सा के नाम से जाना जाता। अमूल काक्सा, तो 2 यहाँ है, तसीफी है और दूसरा क्या पूछा जा सकता, अमूल काक्सा। तो ये था नागा से संबंधित। हार्नबिल, ध्यान दीजिएगा, हार्नबिल क्या है, नागालैंड का एक क्या है, हार्नबिल, ये ध्यान रखिएगा, एक पक्षी का नाम भी होता है हार्नबिल। ठीक, तो हार्नबिल क्या है, पक्षी का नाम भी है। नागालैंड में अन्य चीजों की अगर हम बात करें तो नागालैंड की स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर, चूंकि इसलिए 1 दिसंबर को उपराष्ट्रपति कौन, जगदीप धनखड़ साहब गए, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को 1963 को क्या, नागालैंड स्टेटहुड डे, नागालैंड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अब नागालैंड की बात करें तो ये पहला पूर्वोत्तर भारत का राज्य था जो स्वतंत्रता के दौरान सबसे पहले इसका गठन किया गया। तो इसका गठन कब किया गया था, 1962 का एक्ट आता है, तो अधिनियम पूछे तो ये 1962 का है। 1962 के नागालैंड एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 के अंतर्गत की जाती है। कब की जाती, 1963 में की जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये नागालैंड का जो गठन हुआ, ये नागालैंड का जो ये पहला राज्य था जिसे सबसे पूर्वोत्तर भारत में 1963 में इसका गठन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन पूछे तो ये 13वें नंबर का संविधान संशोधन के माध्यम से इसका गठन किया गया था। अब यहीं पर अन्य यानी नागालैंड में तो एक कौन सा आपका हो गया, तो आप एक जान ही चुके हो, हार्नबिल फेस्टिवल यही नागालैंड में मनाया जाता है। दूसरे अगर हम बात करें तो नागालैंड का ही है कौन, माओत्सु फेस्टिवल। मोआत्सु का ये लिखा है MOA मोआत्सु,
MOATSU मोआत्सु फेस्टिवल। तो मोआत्सु फेस्टिवल पूछा जाए तो चाहे नागालैंड का हार्नबिल फेस्टिवल और दूसरा कौन मोआत्सु, दोनों आप ध्यान रखिएगा। एक हमने क्या कहा, एक हार्नबिल और दूसरा मोआत्सु, दोनों कहाँ के हैं, नागालैंड के हैं। अब अन्य पूरे भारत के जो प्रमुख रूप से फेस्टिवल मनाए जाते हैं तो उसको हम नजर डालते हैं। तो ये भारत का मानचित्र बना लीजिए, ये क्या बना लीजिए, भारत का मानचित्र। तो हम भारत के मानचित्र के माध्यम से भी हम चीज़ों को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आपको ये पता है ये पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसी के बाद ये नागालैंड हो गया। जो यहाँ 2 नंबर पे बनाए यहाँ ये लिख दिए, ये नागालैंड है और ये क्या अरुणाचल प्रदेश है। और इसके बाद ये आपका मणिपुर हो गया, इसमें MP लिख दिए मणिपुर, और लास्ट वाला MI लिख दिए मिजोरम हो गया। तो ये पहले हम यहाँ के और इसी से सटा हुआ, यानी ये वाला हो गया इधर त्रिपुरा, ये कौन त्रिपुरा के बाद ये वाला इधर हो गया मेघालय, और मेघालय के साथ ये वाला क्या हो गया, असम हो गया। तो ये पूर्वोत्तर भारत का पूरा मानचित्र आपके सामने बना हुआ। अब हमने कहा कि जो ये दूसरा वाला नागालैंड, जो यहाँ यन लिखा नागालैंड आपने देख लिया, तो नागालैंड में कौन सा, तो ये हार्नबिल फेस्टिवल और दूसरा मोआत्सु। हार्नबिल मोआत्सु दो ध्यान रखिएगा नागालैंड में मनाए जाते हैं। अब यहाँ जो ये असम लिखा है, ये असम में कौन कौन से यानी पर्व या त्योहार मनाए जाते हैं, तो असम में बिहू आप देखते हो, बिहू असम का है, कहाँ का है, असम का प्रमुख त्योहार है। तो बिहू, और बिहू में भी 3 प्रकार के बिहू होते हैं, एक को बोहाग बिहू, दूसरे को माघ बिहू और तीसरे को कट बिहू। 3 बिहू कहाँ मनाए जाते हैं, तो 3 बिहू से आप ध्यान दीजिएगा। असम में 3 प्रकार के बिहू होते हैं, कौन कौन से 3 हो गए, तो एक बोहाग बिहू, माघ बिहू और कट बिहू। 3 बिहू कहाँ, और साथ में अंबुबाची का मेला बहुत बार पूछा गया है। तो बिहू और अंबुबाची 2 कहाँ, असम में मनाए जाते हैं। तो कौन हो गए, असम के अंबुबाची और बिहू भी 3 प्रकार के, कौन कौन से, एक बोहाग बिहू, दूसरा माघ बिहू और तीसरा कटी बिहू यानी बिहू। तो ये असम के। नागालैंड भी 2 हमने बताए, हार्नबिल और मोआत्सु, हार्नबिल मोआत्सु। तो ये 2 राज्य आपने समझ चुके, असम और नागालैंड। अब इसी के बाद आइए, अब यहाँ 2 समझने के बाद अब दक्षिण भारत चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इधर आइए, ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये उड़ीसा हो गया, यानी ये वेस्ट बंगाल, ये आपका उड़ीसा, ये आ गया ये। तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद ये तमिलनाडु, ये क्या हो गया, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश के साथ इधर से सटा हुआ तेलंगाना। तो ये जो आपका एक कलर चेंज करके अब हम बनाने जा रहे हैं, इस बात को भी आप क्या है यानी समझिएगा। ये वाला क्षेत्र है जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों शामिल है। यहाँ जो नया साल आता है, क्या आता, यहाँ पर जो नया साल आता है, न्यू ईयर आता है। तो न्यू ईयर को यू से ध्यान दीजिएगा, यू गाड़ी, स्पेलिंग क्या है, यू से चालू है, एक वाई यू से होता है, वो कहाँ मनाया जाता, यानी यू गाड़ी। एक आपका होगा यू गाड़ी, यानी आपका 2 यू गाड़ी है, एक स्पेलिंग वाई से शुरू है, वाई यू, और एक स्पेलिंग केवल यू से चालू है। तो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में नए साल पर जो उत्सव मनाया जाता है, तो उसे यू गाड़ी किस नाम से जाना जाता, यू गाड़ी के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक में यू गाड़ी, कर्नाटक में वाई है और बाकी वाले में वाई नहीं है। तो यू गाड़ी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में यू गाड़ी और कर्नाटक में यू गाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आइए महाराष्ट्र में क्या, नए साल को गुड़ी पड़वा क्या कहा जाता, गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता। तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, और नए साल को कश्मीर में नवरेह किस नाम से जाना जाता, नए साल को नवरेह किस नाम से जाना जाता, तो कश्मीर में नवरेह। और सिंधी का नया साल होता है, इसे चेती चांद के नाम से जाना जाता। तो ये चेती चांद और नवरेह दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कश्मीर में नवरेह और सिंधियों का जो नया साल होता, उसे चेती चांद के नाम से जाना जाता है। अगला अरुणाचल प्रदेश में कौन, लोसर। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा होता है, लोसर। अरुणाचल प्रदेश का पूछे या लद्दाख का पूछा जाए, तो ये कौन होता है, लोसर। अरुणाचल प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश जो सबसे ऊपर आपको बनाए थे, तो अरुणाचल प्रदेश का क्या हो गया, लोसर।
और उसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना का आपसे पूछा जाता है तेलंगाना, तो तेलंगाना के 3 ध्यान रखिएगा, तेलंगाना का 3 ध्यान रखिएगा। एक है बटुकम्मा, बटुकम्मा, दूसरा कौन हो गया बोनालू। तेलंगाना के 3, तो तेलंगाना के 3 है बोनालू, अगला कौन हो गया बटुकम्मा, बटुकम्मा, और तीसरा आपके सामने लिखा है, क्या लिखा, समक्का सरलम्मा जात्रा, समक्का सरलम्मा जात्रा। ऐसे आप देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो कौन हो गया बोनालू, बटुकम्मा, बोनालू, बटुकम्मा, सरला, समक्का और जात्रा। कौन हो गया समक्का, कौन समक्का सरला, समक्का सरलम्मा, समक्का सरलम्मा जात्रा, समक्का सरलम्मा जात्रा। तो 3 कहां तेलंगाना के 3 कौन कौन से, बोनालू, बटुकम्मा, समक्का सरलम्मा, समक्का सरलम्मा जात्रा, ये तीनों पूछा जाए तो ये तेलंगाना में मनाए जाते हैं। अगला मेघालय। मेघालय का एक और बहुत फेमस है जिसे बिगेस्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत में, मान लो ये पूर्वोत्तर भारत है तो यहाँ पर मेघालय, तो 3 यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया। कौन गारो, खासी, जयंतिया। तो पहली हिल्स जो है इसे किस नाम से जाना जाता, ये पहली हिल्स को ही गारो, गारो, अगली वाली हिल्स जो है इसे खासी और अगली हिल्स है इसे जयंतिया के नाम से जाना जाता है। तो कितनी यहाँ पर 3। इसी गारो जनजाति जो पहली मेघालय में हिल्स है, गारो हिल्स के, गारो जनजाति भी है और गारो यहाँ पर पहाड़ी भी पाई जाती है। तो गारो जनजाति के द्वारा जो त्यौहार मनाया जाता उसी को वांगला, वांगला किस नाम से जाना जाता, मेघालय का वांगला बहुत फेमस है, जो गारो, किस, इस गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है वांगला। कहाँ, मेघालय, मेघालय में वांगला। इसी में मेघालय की अगली जो हम बनाए थे, यानी गारो हो गया, फिर खासी, फिर जयंतिया, तो ये तो हो गया गारो। इस गारो के द्वारा क्या मनाया जाता, वांगला, गारो के द्वारा वांगला। अगली जो ये मेघालय की है जनजाति खासी, इस जनजाति खासी के द्वारा भी एक त्यौहार मनाया जाता और इसके द्वारा जो मनाया जाता है इसको नोंग क्रेम, नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल, नोंग क्रेम, यहां स्पेलिंग देख लीजिएगा, नोंग, नोंग क्रेम, नोंग क्रेम फेस्टिवल जो मनाया जाता है ये खासी के द्वारा मनाया जाता है। बात यहाँ क्लियर, यानी यहाँ गारो खासी 2 जनजाति हैं, तो 3 गारो, खासी, जयंतिया, लेकिन गारो के द्वारा वांगला और दूसरी कौन, खासी, खासी के द्वारा नोंग क्रेम त्यौहार मनाया जाता है। अब उधर से हमने कहा था मानचित्र बनाए थे, तो चपचार कुट, चपचार कुट, जो चपचार कुट है ये फसल पैदावार हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जो मिजोरम। उधर से हमने कहा था अरुणाचल प्रदेश से आप चलिए, तो अरुणाचल प्रदेश में लोसर, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता, हार्नबिल, हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता, नागालैंड में। हार्नबिल फेस्टिवल के बाद यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर में जो मणिपुर में है उसको भी अभी हम बताने वाले, यहाँ पर मणिपुर में जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसको भी हमने इसमें कवर किया है। उसके बाद मणिपुर के बाद आइए मिजोरम, मिजोरम, तो ये जो मिजोरम है सबसे लास्ट वाला, यानी जो अरुणाचल प्रदेश से शुरू करके और यहाँ मणिपुर तक आते हो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो म्यांमार का बॉर्डर सबसे लास्ट में शेयर करता उसे किस नाम से, मिजोरम के नाम से जाना जाता। और इस मिजोरम में ही कौन सा त्यौहार मनाया जाता, चपचार कुट, ये इंपॉर्टेंट है, चपचार, ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका। चपचार कुट कौन सा मनाया जाता, चपचार कुट, कौन सा, चपचार कुट। तो चपचार कुट भी आप क्या दिमाग में रखिएगा, चपचार कुट। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ही एक और त्यौहार मनाया जाता, म्याको, क्या मनाया जाता, म्योको, 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 कौन सा त्यौहार मनाया जाता, म्योको, कौन सा, म्योको मनाया जाता। और ये आपातानी यहाँ की एक जनजाति पाई जाती है जिसे किस नाम से जाना जाता, जिसे आपातानी, आपातानी जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एक तो लोसर बताए थे, दूसरा म्योको, दूसरा कौन हो गया, म्योको। और यहाँ आपातानी जो जनजाति पाई जाती उसके द्वारा म्योको मनाया जाता। और इसके 3 ये आपातानी जनजाति के द्वारा जो ये उत्सव मनाया जाता, इसमें उप जनजातियां 3 हैं, 3 उप जनजातियां कौन है, तो जीरो दी इबो हिजा,
जीरो दी इबो हिजा। आप ऐसे आप क्वेश्चन पूछता है, आप पेपर तो देखिए। अगला हारी बुल्ला, अगला होंग, वहाँ भाषा भी ऐसे होती है, यानी अपतानी, ये सब भाषाएं यहाँ की जो लोकल स्तर पे बोली जाती है उनके शब्द ये होते, जीरो दी बो हिजा, अगला हरी बुल्ला, अगला होंग। तो ये अरुणाचल प्रदेश का कौन हो गया, म्योको। तो अरुणाचल प्रदेश का म्योको, और अरुणाचल प्रदेश में ही ड्री, ड्री ट्री नहीं ड्री, ड्री 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 ड्रिंक वाला जो ड्री, तो ये ड्री त्योहार भी अरुणाचल प्रदेश की आपातानी। तो ड्री म्योको, ड्री म्योको। आपका मान लो अरुणाचल प्रदेश का कोई दोस्त है, उसका नाम है क्या, आपातानी, आपातानी, उसको आपातानी बोलते हो, आपातानी, तो उसके यानी क्या बोलते हो, म्यो म्यो म्यो, बिल्ली की भांति ड्रिंक करता है। तो ऐसे आप उसमें कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो। तो आपके कौन हो गया, एक हो गया म्योको, म्योको, दूसरा ड्री, म्योको ड्री, म्योको ड्री, दोनों आपातानी। और यहीं पर यानी अगला है टोरग्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। टोरग्या जो त्योहार है अरुणाचल प्रदेश का ही है, जो मोनपा के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, मोनपा के द्वारा। तो अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन बताए आपको, म्योको, दूसरा ड्री, दोनों म्योको और ड्री दोनों फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के हैं। और कौन, यहाँ की आपातानी जनजाति के द्वारा मनाए जाते। और दूसरा टोरग्या, टोरग्या जो त्योहार है ये भी अरुणाचल प्रदेश का, लेकिन यहाँ की जनजाति मोनपा के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता, मोनपा के द्वारा मनाया जाता है। अगले चलते हैं, अगला है खर्ची, खर्ची पूजा, खर्ची पूजा ये त्रिपुरा का है। कहाँ का है, खर्ची, खर्ची पूजा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये खर्ची पूजा कहाँ का है, तो खर्ची पूजा त्रिपुरा का, त्रिपुरा जो आपको बनाए थे मानचित्र में। और ये मदर अर्थ यानी पृथ्वी, माँ पृथ्वी को समर्पित है, यहाँ उनके प्रति सम्मान दर्शाया जाता है खर्ची पूजा में। अगला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मणिपुर। मणिपुर में अभी कोई नहीं बताए थे, तो मणिपुर का ध्यान दीजिएगा। मणिपुर का कौन है, तो चेराबो, मणिपुर का कौन हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये मणिपुर का कौन इंपॉर्टेंट है, चेराबो। तो ये मणिपुर का चेराबो फेमस है, ध्यान रखिए। और ये इसे मेती, यहाँ की जनजाति मणिपुर की है एक मेती, मेती का इसे नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कौन मणिपुर का हो गया, चेराबो। चेराबो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चेराबो मणिपुर का हो गया। अगला है साग, सागाडा, सागाडावा, सागाडावा, सागाडावा कहाँ का, सिक्किम का है। सागाडावा कहाँ का है, सागाडावा सिक्किम का है। और लोसांग भी सिक्किम का। तो सागाडावा और